नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि 54वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 54वें नंबर का जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर बात करें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और पहली प्राप्तकर्ता जिनको ये पुरस्कार मिला था उनका नाम था देविका रानी। तो देविका रानी को पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला था और इसमें जो राशि दी जाती है इनाम के रूप में, तो इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल। तो याद रखना है 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार आपका दादा साहिब फाल्के पुरस्कार में दिया जाता है। और मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय दादा साहिब फाल्के पुरस्कार देता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका भारत का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार देता है। साथियों, वर्ष 2022 की अगर बात करें तो वर्ष 2022 का जो ये पुरस्कार है वो 2024 में मिला है और 2021 में जो आपका दादा साहिब पुरस्कार मिला था वो वाहिदा रहमान को मिला था। ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निधि सचिव कौन बनी है। तो नई निजी सचिव प्रधानमंत्री की जो बनी है वो कौन बनी है, तो इनका नाम है निधि तिवारी। देखिए वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो कौन है, लेकिन इससे पहले अगर आप एसपीटेट की तैयारी कर रहे हो और अंतिम समय में अपना एसपीटेट कुछ हैंड रिटन नोट्स को पढ़कर क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पे 7876145409 पे लेकर हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकता है। तो आप इस नंबर पे, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है हैंड रिटन नोट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हर एक स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, निजी सचिव तो निधि तिवारी, लेकिन मुख्य सचिव जो बने हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य कौन है। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, अगर बात करें एशियाई विकास बैंक एडीबी के इस समय जो प्रमुख है वो मासातो कांडा है। मासातो कांडे की बात करें, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है और इसमें सदस्य देश जो है वो आपकी 69 देश है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखिए बात करूं मैं, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है टेट परीक्षाओं में कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अभी हाल फिलहाल में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री क्या है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है और अध्यक्ष भी वर्तमान में है। अगर बात करें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो सीईओ बनाया गया है वो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को बनाया गया। तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, इनको क्या बनाया गया है, आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो पहली महिला डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है वो आपकी पूनम गुप्ता है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो पूनम गुप्ता आपकी आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो नया वित्त सचिव मार्च 2025 में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में ये है, इनका नाम है अजय सेठ। देखिए अगर मैं बात करूं वित्त सचिव की, तो वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर कितने रुपए के नोट पे होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पे आपकी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में भारत में जो है वो 16वां वित्त आयोग अब बन चुका है और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है और ये 2026 से 2031 के बीच में भारत में सिफारिशें देगा। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। जो 38 नंबर की जो नेशनल गेम्स हुई है, 38वीं जो राष्ट्रीय खेल हुई है, इसके पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पे रहा है हमारे देश में वो रहा है सर्विसेज की जो टीम है वो क्या है,
टॉप पे रही है, क्योंकि सर्विसेज में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो सर्विस जो अभी सर्विस दे रहा है सरकारी नौकरी में, तो इसमें जो रहे हैं वो शीट्स पे रहे हैं आपके कौन, वो रहे हैं हमारे सर्विसेज 38वें राष्ट्रीय खेलों में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26, तो बात हो रही है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी। तो केंद्रीय बजट जो आया 2025-26 में, इसकी जो थीम थी वो थी सबका विकास। तो सबका विकास ये थीम थी केंद्रीय बजट 2025-26 की साथियों। और बजट 2025 का जो आयकर की नई कर मुक्त सीमा जो थी वो क्या थी। तो 2025 के आकार की जो नई कर मुक्त सीमा थी वो 12 लाख रुपए थी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो बजट 2025 की आकार की जो नई कर मुक्त सीमा थी वो 12 लाख थी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर बात करूँ मैं बजट की, तो बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है कि बजट कौन पेश करता है। तो बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है कि बजट को कौन पेश करता है। तो बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि बजट को कौन पेश करता है। तो बजट को आपके वित्त मंत्री जो है वो पेश करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल नंबर 112 भारतीय संविधान का बजट की बात करता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो विनोद कुमार शुक्ला जी को किया गया है। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं विनोद कुमार शुक्ल। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, इनका नाम था, जो मलयालम के लेखक थे, श्री शंकर कुरूप। तो श्री शंकर कुरूप जी को 1965 में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या मिला था, ये पुरस्कार दिया गया था साथियों, इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। तो भारत के किस केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक भारत में एक ही है। और भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है आरबीआई ने। भाई आरबीआई की बात करूं तो इनके द्वारा जो है वो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा जी बने हैं। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है। पहले जब ये बना था तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में क्या हो गया, कोलकाता से चेंज होकर कहाँ चला गया, मुंबई। ये चेंज कब हुआ, तो 1937 में साथियों चेंज हुआ, इस बात को आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था। तो उत्तराखंड में आयोजित हुए आपके 38वें राष्ट्रीय खेल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए, तो ये उत्तराखंड में आयोजित होते हैं, जिसका जो प्रतीक था वो था ग्रीन गेम्स। क्या था साथियों, ग्रीन गेम्स। अब हिमाचल की बात करते हैं, क्वेश्चन हिमाचल से आ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा देसी शराब और विदेशी और भारतीय विदेशी निर्मित शराब पर कितना प्राकृतिक खेती उपकर लगाया, तो कितना सेस लगाया। तो हिमाचल प्रदेश सरकार और द्वारा देसी शराब जो हमारे देश की शराब है और विदेशी जो भारत निर्मित विदेशी शराब है, जो विदेशी सरकार भारत में निर्माण हो रहा है जिसका, लेकिन है विदेशी, जिसको IMFL भी कहते हैं, पर कितना प्राकृतिक खेती कर उपकर लगाया गया है, टैक्स नहीं सेस लगाया है। तो भाई इस पर लगाया 2 रुपये लगाया आपका देशी शराब पर, और 5 रुपये लगाए विदेशों में जो भारत में बन रही है विदेशों की शराब। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हिमाचल के किस जिले में धनवास नामक जगह में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो 1 मेगावाट का है धनवास सौर ऊर्जा संयंत्र, धनवास जगह है, यहीं पर बनाया है 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र। और इसका उद्घाटन हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा किया गया है साथियों। और इसमें जो है वो ये कहाँ पर किया है, तो धनवास 1 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो आपका साथियों चंबा में है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। तो ये जो है वो 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। इस साल भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो दिया गया वो मनु भाकर को दिया गया, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं। उसी प्रकार बात करूँ मैं हरमनप्रीत कौर
हॉकी के खिलाड़ी है, इनको भी दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, इनको भी मिला है। और अगला है डी गुकेश। तो 4 खिलाड़ियों को मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। तो चारों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। मनु भाकर का भी याद रखना है, हरमनप्रीत सिंह का भी याद रखना है, प्रवीण कुमार का भी याद रखना है और डी गुकेश का भी याद रखना है। तो इन चारों खिलाड़ियों को यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की साथियों यहाँ से बात करता हूँ, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को जो है सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया था। और इससे पहले पूर्व में इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। लेकिन भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों अगर मैं बात करूं तो ये जो किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुरस्कार राशि क्या है, 25 लाख यहाँ पे पुरस्कार राशि है। और साथियों बात करें किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो भारत का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो भारत का जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, इनके द्वारा जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 में लाया। तो दिसंबर 2024 की बात है, तो मतलब इस साल की शुरुआत ही की जब अंत हो रहा था 2024 का, और इस साल की शुरुआत, तो करंट अफेयर में दिसंबर से लेकर करंट अफेयर आपको इस साल तक के सारे पढ़ने पड़ेंगे। एसबी टेट में कोई सा करंट अफेयर भी आ सकता है, इसीलिए मैं करंट अफेयर में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान मार रहा हूँ। तो दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान मिला है, तो ये सूर्यबाला को मिला है। सूर्यबाला की बात करूं तो 2024 में इनका जो उपन्यास था कौन देश को वासी और वेणु की डायरी, तो वेणु की डायरी और कौन देश को वासी उपन्यास किसका है, तो ये सूर्यबाला को है, जिनको 34वां व्यास सम्मान 2024 मिल चुका है। देखिए इसके तहत जो है वो 4 लाख रुपए नगद राशि रखी गई थी। साथियों ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो रामविलास शर्मा, किसको मिला है, रामविलास शर्मा को मिला है। ये भारत के प्राचीन भाषा और परिवार और हिंदी के लिए, ये याद रखना, प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था, तो प्रथम पुरस्कार जो मिला है, जो व्यास सम्मान जो पहला मिला है वो रामविलास शर्मा को मिला है। और कौन देता है ये व्यास सम्मान, तो ये देता है आपका के बिरला फाउंडेशन देता है। अगला क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड्स 2025 की में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। जी हाँ, आईफा अवार्ड 2025 क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकता है। तो आईफा अवार्ड 2025 का जो खिताब है, इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं साथियों, वो आपके कार्तिक आर्यन बने हैं। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। कार्तिक आर्यन की बात करें तो इन्होंने भूल भुलैया 3 में रूहान रू बाबा के रूप में कार्य किया था। तो रूहान रू बाबा के रूप में इन्होंने कार्य किया था। भूल भुलैया 3 मूवी है, इसलिए इनको आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की बात करें साथियों, तो इसमें 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण आयोजित हुआ है वो दुबई में आयोजित हुआ है। ये बात आपको जरूर और बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो बानू मुश्ताक जी को सम्मानित किया गया है। साथियों ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो बानू मुश्ताक है ये पहली कन्नड़ लेखिका है जिनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आप ये बताइए कि किसके लिए मिला, तो इनकी एक लघु कहानी संग्रह है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और जो साहित्य के क्षेत्र में इसकी शुरुआत 1969 में हुई है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वो कौन है। तो भाई मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। आपने फोटो भी देखी होगी, ठीक है। इनको जो है वो बैच पहनाया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मई 2025 में जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए लगातार ला चुके हैं। तो इनको जो है वो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। तो इनका नाम है भाई नीरज चोपड़ा। जी हाँ, इतना बनता भी है, देश का नाम ऊंचा किया है। और ये जो खेल खेलते हैं वो भाला फेंक खेलते हैं।
तो भाला फेंक ये खेल खेलते हैं नीरज चोपड़ा, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। भारत में इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक यहाँ पे प्रदान कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से साथियों सम्मानित किया गया है डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया। तो डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित कर दिया गया है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से ये बात याद रखनी है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया? तो हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया तमिलनाडु में। याद रखना है, हाल ही में हाथी पालकों के लिए जो भारत में पहला महावत गांव है वो किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में साथियों बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है कि हाथी पालकों के लिए जो पहला महावत गांव बना है वो तमिलनाडु में बना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना शुरू की है? तो मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा गिरी जल विकासम योजना शुरू की है? तो याद रखना भाई, इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम परियोजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है और मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं वो रेवंत रेड्डी है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। इस योजना के तहत 5 से 7.5 हॉर्स पावर से मुफ्त सोलर पंप प्रदान किया है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ और राज्यों की योजना आपको बताता हूँ, जैसे कि राहवीर योजना किस सरकार ने चलाई है? तो राहवीर योजना चलाई है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। आपका ज्योति योजना चलाई है केरल सरकार ने और पिंक ई रिक्शा योजना चलाई है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो सबके नाम आपको याद रखने हैं कि किसने कौन सी योजना चलाई है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो मनाया गया वो 22 मई को मनाया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बोले तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है साथियों, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो है वो गीता सामोता बनी है। माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो इसकी हाइट 8,848.86 मीटर है और हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जो है वो लड़की जो है माउंट एवरेस्ट में जा चुकी है, जिसका नाम है कृतिका शर्मा। कृतिका शर्मा कहाँ से है? तो कृतिका शर्मा आपके सिरमौर जिले से है। तो कृतिका शर्मा का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एनसीसी कैडेट की ये जो है वो छात्रा है। तो एनसीसी कैडेट की सिरमौर के गत्ताधार नामक जगह से यह है कृतिका शर्मा। नाम रोशन किया है पूरे हिमाचल और पूरे सिरमौर जिले का। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR की पहल शुरुआत कहाँ की है? तो मई 2025 में जो गृह मंत्री अमित शाह है इनके द्वारा E0 FIR की जो FIR पहल की जो शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली में की गई है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि मई 2025 में जो भारत के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है अमित शाह जी, इन्होंने E0 FIR की जो पहल की शुरुआत की है वो नई दिल्ली में की है। और अभी बिहार में हाल फिलहाल में चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 243 है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो ज्ञानेश कुमार साथियों बने हैं, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी साहब को भारत का सेना प्रमुख तो नियुक्त किया गया है, तो ये बात आपको याद रखना। और दूसरी बात, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ गई थी। और चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें यहाँ पे तो सीडीएस जो वर्तमान में है वो अनिल चौहान है और भारत के वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह है और आपके भारत की नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये तीनों बातें आपको याद रखने, सीडीएस अनिल चौहान, वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के, और वायुसेना सेना प्रमुख जो भारत के बने हैं वो उपेंद्र द्विवेदी है साथियों।
अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश से आता है कि हिमाचल प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें कुल पदक 16 है, 4 स्वर्ण है, 4 रजत है और 9 कांस्य है। और आयोजन स्थल जो है ये उत्तराखंड है। साथियों, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मेधावी छात्रों को एक समूह फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की। तो मेधावी छात्रों का एक समूह फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की। तो ये कंबोडिया और सिंगापुर। तो कंबोडिया और सिंगापुर जो है वो मेधावी छात्रों का एक समूह जो है वो जिसने 2025 में एक देश की यहाँ पे यात्रा की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फरवरी 2000 छात्रों में जो मेधावी छात्रों का जो समूह है, इसमें जो है वो जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मेधावी छात्रों की जो यात्रा करवाई थी वो इनको कंबोडिया और सिंगापुर, जितने भी हमारे स्कॉलर स्टूडेंट हैं उनको सिंगापुर और कंबोडिया भेज दिया। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने किसानों को लाभ हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में जो एक योजना चलाई जो थी पुष्प क्रांति योजना, इसमें हिमाचल प्रदेश के 212 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। साथियों, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन एक बार पुनः, दिसंबर 2023 में तक हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशियों की संख्या तो ये 0.63 लाख थी। मतलब कि 63,000 के आसपास जो लोग हैं, 63,00,000 के आसपास विदेशी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में घूमने आए थे दिसंबर 2023 के साल में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। सेबी का अगर मैं बात करूं तो सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे बने हैं। और सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी की स्थापना की बात करूं तो सेबी की जो स्थापना हुई है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई है और एग्जैक्ट कहूँ तो 1992 में हुई है। ठीक है, तो आप ले लीजिए 12 अप्रैल 1988। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी का मुंबई में है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता। तो ये 7 व्यक्तियों को मिला है। मैंने कल वाले वीडियो में इतना बताया था, 7 को मिला। लेकिन इस बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस किसको मिला है। तो याद रखना, श्री दुबुवर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति डी जगदीश सिंह खीर, कुमुदनी रजनीकांत लखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी। और मरणोपरांत जो मिला है वो वासुदेवन नायर को मिला है, ओसामू सुजुकी को मिला। मरने के बाद 3 लोगों को ये मिला है, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। बाकी को यहाँ पे जीवित रहते हुए मिला है। तो इनको आप जरूर, ये वीडियो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करंट अफेयर की ये वीडियो आप जरूर देख के जाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये है देवजीत सकिया। लेकिन अब रोजर बिनी अध्यक्ष नहीं है, अब मिथुन मन्हास को क्या बनाया गया है? ध्यान से सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। मिथुन मन्हास क्या बने हैं? BCCI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। रोजर बिनी अब हट गए हैं। कौन बने हैं? मिथुन मन्हास साथियों बने हैं। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला विश्व कप का जो खिताब जीता है वो भारत और इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा जीता गया है। ये बात आपको जरूर याद रखना है। तो पुरुष में भी और महिला में भी, दोनों में इंडिया जीता है। पहला संस्करण था, मेजबान देश भी भारत था। और इंडिया में कहाँ खो खो विश्व कप हो रहा था? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये खो खो जो विश्व कप है वो हो रहा था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिमाचल प्रदेश सरकार किस दर पर किसानों से गाय का गोबर खरीद रही है? तो भाई गाय का गोबर भी खरीदा जा रहा है। वैसे तो किसी ने बेचा है तो बता देना भाई, हमने तो नहीं सुना, लेकिन खरीद रहे भाई सरकार। अब पता नहीं कौन सा गोबर खरीद रही है। तो 3 रुपये किलो। अगर किसी के घर में गोबर है तो सरकार को भेज दीजिए, क्योंकि सरकार ने चलाई है गोबर समृद्धि योजना। तो गोबर समृद्धि योजना के तहत किसानों से सरकार 3 रुपये किलो गोबर खरीद रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राम भूषण गवई क्या बने हैं? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। शपथ जो दिलाई है इनको, इनके पद की, वो किसने दिलाई थी? वो द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई थी। और न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और भारत के अब नए मुख्य न्यायाधीश दोबारा नियुक्त हो चुके हैं। तो इनका नाम है सूर्यकांत। तो सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लेने वाले हैं? शपथ लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश राम भूषण गवई के बाद कौन बनेगा? तो वो बनेगा आपका भूषण रामकृष्ण गवई के बाद बनेगा सूर्यकांत।
अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए पारित बजट का आकार कितना है? तो ये है आपका 62,387.61 करोड़। ये बाद में बढ़ाया गया, पहले जो था ये 58,514 करोड़ था, तो दोनों आ सकता है। पहले इतना था लेकिन इसके आकार को बढ़ाकर 62,387.61 करोड़ कर दिया। साथियों, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2025-26 का जो खिताब जीता है वो मोहन बागान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया है, और ये संस्करण जो था वो 11वां संस्करण था। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 जो है साथियों वो 26 अप्रैल को मनाया गया, और इसकी जो थीम थी वो थी आईपी और संगीत। आईपी की धुन महसूस करें, आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। साथियों, इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के बारे में सही कौन सा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। तो याद रखना, लड़की के जन्म के समय 25,000 एक बीमा कंपनी के पास जमा किया जाएगा। ये यहाँ पे पहले तो जो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, इसके तहत ये बोला कि जब लड़की का जन्म होगा तो 25,000 का एक बीमा कंपनी के पास जमा किया जाएगा, और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की 2 लड़कियों को लाभ मिलेगा। तो बीपीएल परिवार की जो 2 लड़कियां होगी उनको लाभ मिलेगा इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये योजना चलाई है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे लड़की के जन्म के समय 25,000 का एक बीमा कंपनी के पास जमा किया जाएगा, और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की 2 लड़कियों को लाभ मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो जो महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप है वो भारत देश के द्वारा जीता गया है, और इसमें उपविजेता जो रही है वो वो कौन रही है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दक्षिण अफ्रीका रही है। दक्षिण अफ्रीका हमेशा उपविजेता ही रहती है। कल भी परसों जो आपका महिला विश्व कप हुआ था, महिला विश्व कप 2025 एक दिवसीय जो वनडे विश्व कप हुआ था, उसमें भी इंडिया ने पहली बार जीत हासिल की, और उपविजेता बेचारे दक्षिण अफ्रीका वाले रहे हैं। ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, और हमेशा आपको याद रखना है रामसर डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है, क्योंकि ईरान के रामसर में क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन भी हुआ था। साथियों, इसमें हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ये इसकी थीम है आपका विश्व आर्द्रभूमि 2025 की। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया था, और इसकी जो थीम थी वो थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए, ये मैराथन आपके लिए कोई ऐसी वैसी मैराथन नहीं है, नंबर दिलाने वाली वो मैराथन है जो कि आपको पास कराने वाली है इस परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त नैदानिक परीक्षण और आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू कर दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी सारे सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे आयुष अस्पताल हैं, वहाँ पर औषधालयों में मुफ्त नैदानिक परीक्षण और आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है आचार्य चरक योजना। तो आचार्य चरक योजना शुरू करी है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना किस आयु वर्ग के कवर किया जाएगा? तो याद रखना, मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के तहत किस आयु वर्ग को कवर किया जा रहा है? तो भाई सुक्खू जी ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। तो इसमें यह बोला है सुक्खू जी ने कि 70 साल से ऊपर के लोग हम इसमें लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना किस सरकार के द्वारा चलाई? अब दुकानदार के लिए भी योजना चला दी सुक्खू सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या चलाई? मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। देखिए, इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का साथियों प्रावधान यहाँ पे किया गया मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत। अच्छा, तो ये हिमाचल सरकार ने चलाई है कि भाई जितने भी दुकानदार हमारे छोटे दुकानदार हैं उनको क्या है, जो बड़े दुकानदार हैं उनको 100 करोड़ तक का क्या है ब्याज मिल सकता है, मतलब कि लोन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड मतलब कि पढ़ने या करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन पुरस्कार देने का घोषणा की है? भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। $1 मिलियन, आपको $1 मिलियन मिलेंगे जो भी व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसको $1 मिलियन की घोषणा की। तो ये तमिलनाडु राज्य की सरकार है जिन्होंने बोला है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा उसको हम $1 मिलियन देंगे। तो है कोई
पढ़ के दिखाओ, कोशिश करो। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, पूरे विश्व से कर रहे हैं। $1 मिलियन बहुत होता है साथियों। अगला क्वेश्चन पुनः एक बार कि मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना किस सरकार द्वारा चलाए गए? तो ये हिमाचल सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना चलाई जाती है और इस योजना के तहत 80 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो हिमाचल की सरकार ने क्या चलाए? स्वच्छ जल शोधन योजना चलाई है और ये इसके तहत जो है 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है साथियों। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और जो आपका मिस्र है, इनके बीच, दोनों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है और कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना है, ये 2025 में आपका राजस्थान में हुआ है, जिसका नाम है आपका साइक्लोन। क्या नाम है भाई? साइक्लोन नाम है। आपको ये जरूर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान करती है? तो जो भी एशियाई खेलों में, एशियाई पैरा खेलों में जो स्वर्ण पदक लाता है, गोल्ड मेडल भारत के लिए लाता है, उनको मिलता है आपका 4 करोड़। लेकिन भाई अभी जो क्रिकेट की खिलाड़ी है रेणुका सिंह ठाकुर, रेणुका सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के रोहडू से आती है और ये विश्व कप में हिमाचल प्रदेश की एक बुमराह, अगर मैं कहूँ तो इंडिया टीम की बुमराह ही है रेणुका सिंह ठाकुर, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। तो इनको जो है अभी सुक्खू जी ने फोन के माध्यम से बोला कि 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे जो है वो लाया जा रहा है। कहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है? तो ये गगरेट ऊना में इसको स्थापित किया जा रहा है साथियों। इस बात को आपने याद रखना है, तो ये आप जरूर याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आपका गगरेट ऊना में यहाँ पे लाया जा रहा है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? तो भाई फरवरी 2025 की बात है और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो स्कूलों के जो मास्टर साहब हैं वो ट्रेनिंग के लिए गए थे। और कहाँ गए थे, किस देश गए थे? तो भाई इनको भेज दिया सिंगापुर। अब टूर भी घूम आए और वहाँ पे कुछ सीख के भी आए होंगे, तो थोड़ा बहुत तो हिमाचल सरकार भी कर रही है। बच्चों को भेज दिया कहाँ पे? घूमने के लिए। बच्चों को, जो मेधावी छात्र है उनको भी घूमने के लिए भेज दिया। तो ये होता है प्रोत्साहन राशि, जिसको आप साइकोलॉजी में अगर आप टेट का पेपर दे रहे हैं पुनर्बलन कहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो ये करंट अफेयर की मैराथन ही कहूँगा 32-33 मिनट की पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।